अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इश्यूज़ पे बात कर रही हैं। सबसे पहले तो गुलभूषण यादव के मामले जो अपोजिशन ने वतीरा बनाया हुआ है, फ़ैसला पढ़ते नहीं, कानून पढ़ते नहीं, सियासी जमातों का भी कोई हाल नहीं। और कुछ अदालती ख़बरों की बात करेंगे और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ओपिनियन लेने के लिए जो EVM के हवाले से जो वोटिंग राइट मिले हैं उसमें किस खुशी का इजहार है, हम जो चॉइस साहब से गुफ्तगू करेंगे। चले पहले चलते हैं। आपको ये मैंने अपने हाथ में 17 जुलाई 2019 का ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला है। सारा तो नहीं मैं चला रहा, बैकग्राउंड पे रेलेवेंट पैरा मैं चलाऊँगा आप लोगों के समझने के लिए। ये जो अभी रिसेंट जो कानून अगर आप देखें, नेशनल असेंबली ने जो कानून पास किया है, ठीक है ना जी, उस कानून को अगर सामने रख के आप समझ सकें, और उस लॉ का नाम मैं सिर्फ आपके लिए आसानी बताता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन एक्ट ऑफ 2021। इससे पहले रिव्यू एंड ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 पास हुआ था। 120 दिन पूरे हो गए, फिर उसे एक्सटेंड किया था, पूरे हो गए। अपोजिशन ने कोई रोल प्ले नहीं किया और इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद नहीं होने देना चाहती, और पाकिस्तान में बैठ के मुल्क दुश्मनी की तरफ बातें करते हैं। हैरानगी होती है। आर्टिकल 36 जिसका जिक्र किया है, काउंसलर एक्सेस टू काउंसलर वियना कन्वेंशन के वाले से बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि उसको एक्सेस देना है, उससे मिलना है। ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, किसी को सज़ा देनी है आप दें, लेकिन आप चूँकि पाकिस्तानी साइन सिग्नेटरी है TT का, तो पाकिस्तान बाउंड है। और आम लोगों के लिए ये बैकग्राउंड पे मैं समझाता चलूँगा। इसका पैरा जो है 139, वो अगर आप देखेंगे, उन्होंने आर्टिकल 36 का जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने जो है ना इसको वायलेट किया, और पाकिस्तान इसको रिव्यू और रिकन्सिडर करने के लिए तैयार है। ये 2017 का फ़ैसला, याद रखिएगा, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी। 17 जुलाई 2019 का जो फ़ैसला है, जब ये मामला लेके जब गया तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और जब फाइनली फ़ैसला आया उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी। 34 उसमें मैं बाकी पैरों में नहीं जाऊंगा, आपके 46 पैरे पे सीधा मैं ले जाऊंगा। और उन्होंने कहा आइन के आर्टिकल 199 बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। हाई कोर्ट को इख्तियार देने के हवाले से बात की है कि वो इसका जो तरीक़ाकार है इफ़ेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन कर रहे हैं, जो पूरा कई तरीक़ों के हवाले से जो उन्हें बात कर रहे हैं, उनको कंक्लूड करके मिस्टर यादव या आप कहें कि आर्टिकल 36 को 139 पैराग्राफ 145 और 146 को सामने रखते हुए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो सज़ा हुई ना, सज़ाए मौत जो हुई है गुलभूषण यादव को, उनकी तो ज़ुबानें थकती हैं ना, ये तो बोल ही नहीं सकते थे। नवाज शरीफ ने आज तक क्या बातें की, आप उठा कर देख लें, तारीख में चैलेंज है, को बता दें को बात की है उन्होंने, नहीं की है, ये समझना है। और इनकी फैक्ट्रियों से जो लोग निकलते हैं मैं उनमें बात नहीं करता। उन्होंने पूरी वजूहात जो है ना वो 8 दी हैं। सबसे पहला तो यूनानिमसली सब ने कहा कि जो है ना वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन जो 24 अप्रैल 1963 का है, और जो 8 मई 2017 जो डेट एप्लीकेशन फाइल करने की इंडिया की तरफ से नवाज शरीफ था उस वक्त, और उन्होंने उसको सामने रखते उन सब ने यूनानिमस किया। बाकी 15 और एक तरफ वोट थे जो इंडिया के हक़ में थे और एक पाकिस्तान के हक़ में, और उन्होंने रिजेक्ट और उनका कि ये दरख्वास्त जो है ना काबिल समाअत है। और फिर उन्होंने आर्टिकल 36 का भी कहा कि वो उसका आपको एक्सेस देना था। चौथे में उन्होंने कहा कि अपना बगैर किसी लेट के जो डिटेंशन है, जो राइट है, जो असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए पाकिस्तान ने बार बार इंडिया को लिखा कि आकर आप मिलें, और उसे कम्युनिकेट करने का और उसका उस तक पहुंचने का जो इंडिया का रास्ता रोका हुआ है, उन्होंने कहा वो गलत है। वो भी 5वें में। छठे में उन्होंने कहा कि अपना काउंसलर एक्सेस दी जाए, यानी उससे रसाई हासिल की, और पाकिस्तान इसमें लिख चुका है। और आपने देखा पिछले दिनों आपने देखा मुलाकातें भी हुई हैं सारी इस तारीख को सामने रखते हुए, और पाकिस्तान अपने तय कानून साजी करे, इफेक्टिव रिव्यू फराहम करे, ये 7वें में कहा है। और इसकी सज़ा कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन रुकी रखेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए जो कानून बनाया था मैंने आपके सामने पढ़ दिया,
और पाकिस्तान 24 अप्रैल 1963 का जो कन्वेंशन है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, आर्टिकल 36 का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। और अपना उस फैसले को जो हकूक़ है ना उसको दस्तयाबी के लिए ना, और ऐसा गैर मुल्की शहरी ख्वाह खुद या अपने मजाज करदा नुमाइंदे के ज़रिए मुल्क के मिशन के काउंसलर अफसर की तवस्सुत से आदली यानी अदालत आलिया के रूबरू ज़ेर दफ़ा 3 सेक्शन के अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत काम करने वाली फ़ौजी अदालत की तरफ से दी जाने वाली सजा याबी या की सज़ा की निस्बत नज़रसानी और गौर व फिक्र की पटिशन जो है ना वो दायर करेगा। अब सेक्शन 3 जो है ना वो क्या था वो मैं समझा देता हूँ। ज़ेली दफ़ा 2 ऊपर वाले जिक्र को सामने रखते हुए फैसला कर देगी। अब जो कहने का मतलब है ना, अदालत मुआयना करेगी कि आया गैर मुल्की के साथ उसके अपने हक़ दिफा, राइट ऑफ डिफेंस की बात हो रही है, हक़ शहादत क्या उसे शहादत देने का मौका नहीं दिया गया। और मुनसफाना आर्टिकल 10A समात मुकदमा में 24 अप्रैल 1963 वियना कन्वेंशन बाय काउंसिल रेशन की मुताबिकत में काउंसिल रसाई के इनकार के ज़िम्मन में कोई तासब तो नहीं बरता गया। काउंसिलर एक्सेस के हवाले से बात है, इसको एग्जीक्यूट होने दें, पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में पूरा उतरने दें। खुदारा गलत मत करें, आप इस बात को गुमराह मत करें कौम को। ये वो सारा कानून है और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कोशिश है। आप अंदाज़ा लगाएं, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में पास नहीं होने दिया, सेनेट में मामला नहीं जा रहा था, सारी अपोजिशन जब बातें कोई वजह ही कोई नहीं है। कौम को समझाएं, सच समझाएं कि क्या वजह थी, क्या हालात, तो सच बताएं ना कौम के सामने। सच तो बताते नहीं, सच मैंने आपके सामने रख दिया। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई फ़ायदा देने की कोशिश नहीं की, कोई फेवर देने की कोशिश की नहीं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है उस पर अमल दरामद करना आपकी आइनी और कानूनी और बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जिम्मेदारी है। आज अपना कल वफाकी शरई अदालत में सूद के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और कुरानी आयात तर्जुमे के साथ तलावत भी गई। बिलासूद बैंकानी पर कितना काम हुआ है, जस्टिस मोहम्मद अनवर ने तफसीलात पूछी। 15 साल के जो इक़दामात हैं उसकी तफसीलात मांगी हैं। स्टेट बैंक से तफसीलात नहीं मिली, जल्दी अदालत को आगाह कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, शरीयत कोड ने 2001 में सूद से पाक मालियाती निज़ाम बनाने का हुक्म दिया था, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। अदालत ने पार्लियामान को कानून साज़ के लिए हदायत भी दी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत पार्लियामान को हदायत नहीं जारी कर सकती क्या कानून बनाया जाए, कानून कैसे बनाना ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है, ये चीज़ उसे शरीयत ने कहा। रियासत की जिम्मेदारी है कि कानून साजी शरीयत के मुताबिक करे, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और ये सारी जो चीज़ें ये दलाइल के हवाले से उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी सामने रख दी है। और यहाँ आगे जो स्टेट बैंक के ताख़ीरी हरबे क्यों कर रहा है, जस्टिस अनवर ने बड़े रिमार्क्स दिए। रिबा को गैर कानूनी करार देने का इख्तियार अदालत नहीं हुकूमत का, ये अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स थे। और आपके तमाम दलाइल किसी शरई रेफरेंस के बगैर हैं। अटॉर्नी जनरल जस्टिस नूर मोहम्मद मसकज़ानी ने यह अदालत की, इस्लामी फ़िक़्ह का माहिर नहीं हूँ, आइनी नुकात पर दलाइल दूँगा, ये उन्होंने कहा। इसकी समाअत अब मुलतवी हो गई है। और बाबर अवान भी बड़ा वाज़ेह तौर पर वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने 18वीं तरमीम का बाकी चीज़ सब का जिक्र किया। तफसीली मैं फिर बात करूँगा, शॉर्ट में मैंने सिर्फ आपके सामने बात करनी है। अपना कल तक समाअत मुलतवी कर दी है। और 2001 में सूदी पाक नमाज जो सफाई कर पाक बनाने का कहा था। आगे चलती हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने नाकस तफ्तीश की बुनियाद पर मनशियात बरामदी के कैदी को बरहा कर दिया और उनके ख़िलाफ़ पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई और फौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। बैकग्राउंड पर यह डिसीजन सारा चल रहा होगा। जस्टिस जो है ना अली ज़िया बाजवा, वकील होने के नाते बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, व्हाट अ कॉम्पिटेंट मैन, बहुत मेहनती आदमी है और उन्होंने अच्छा फ़ैसला लिखा है। जहाँ एहतसाब नहीं होगा वहाँ एहसास ज़िम्मेदारी भी नहीं होगी। एहतसाब ही अज़म और नताइज को जोड़े रखता है। तहकीकात किसी भी फौजदारी मुकदमा की बुनियाद पर होती है। हुकाम नाकस तहकीकात को नज़रअंदाज ना करें और इसका फ़ैसला जो है IG पंजाब और DG एंटी नारकोटिक्स को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। 8 रहनुमा असूल भी वज़ा कर दिए हैं और शवायद की कड़ियाँ ना जोड़ना ही मुलज़मों को बरियत का फ़ैसला है। मुलज़मों की नाकस तफ्तीश की सबब बरियत की वजह से अवामुन्नास में तशवीश की लहर पैदा होती। हर पुलिस अफसर खुफिया इतला पर छापे या गश्त के जाने से कबल और वापसी का वक्त रजिस्टर नंबर 2 पर तहरीर करे। रहनुमा असूल हैं। थानों में हेड कांस्टेबल के ओहदे से बड़ा अफसर रजिस्टर रोरंचा अपने अमूर का अंदराज करे। कई चीज़ें सारी सब सामने बताई हैं, चूँकि वक्त मेरे पास कम है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दूँ। वो फैसला में बैकग्राउंड पर अवेलेबल है, अच्छा फ़ैसला है। आखिर चलने से कबल मैंने आपको बताया था कि जो
EVM के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तान बड़े फ़ोन मुझे आए, तो मैंने सोचा क्यों ना अमजद चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूं कि वो सड़कों पे लेके आए लंदन की, और क्या ओपिनियन है लोगों का, लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका नुक्ता नज़र। चलते हैं अमजद चौधरी साहब की तरफ लंदन की सड़कों के ऊपर कि लोगों का वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितने खुश हैं। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर सिद्दीक़ साहब, आपने मुझे कहा था कि जो पाकिस्तानियों को हक़ मिला है वोटिंग का और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को इस्तेमाल करने का भी बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आज हम प्रोग्राम करें। तो कमरे में बैठ के प्रोग्राम करना तो बड़ा आसान होता है, अपने एनालिसिस देना। तो मैंने कहा क्यों ना लंदन की सड़कों पर जाकर लोगों की जो नब्ज़ है उसको चेक किया जाए, उनके सेंटिमेंट्स को देखा जाए कि जिन लोगों को वोट का राइट मिला है वो क्या सोचते हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम किसी सेटअप का हिस्सा नहीं हैं, हम जो है वो प्लांटेड वीडियो नहीं बनाते, हम लोगों के पास जाएंगे और जो लोगों के व्यूज़ होंगे वो हम आवाम तक पहुँचाएँगे। चलें चलते हैं लोगों की तरफ, देखते हैं लोगों के क्या व्यूज़ हैं। जी, क्या तारुफ है जनाब? जाबिर फारूक चौहान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI UK। जी, तो सर आज ये जो अपना बिल पास हुए हैं असेंबली के अंदर, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मिल गया और साथ EVM मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी, हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन के वोटिंग का बिल भी पास हो गया। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें, एक तो जो ओवरसीज़ वोटिंग राइट का आपने कहा है, इस पे तो खान साहब डे 1 से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम के लिए एक कामयाबी है और अल्लाह के फजल से ये चीज़ मुखालफिन को बहुत अब चुभ रही होगी कि ये क्या होगा, क्योंकि ओवरसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सारे PTI को ही सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, पहले वाले सिस्टम पे वो यूज़ टू हैं, उनको पता है कि कैसे 2 नंबर ठप्पे लगाने हैं। हम वही चाह रहे हैं कि वो ठप्पे 2 नंबर ना लगें, 1 नंबर से जो भी जीतेगा अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में हुकूमत करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसी चीज़ से उनको तकलीफ़ हो रही है। वो अपने पुराने सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नई अपडेट्स जो हुई हैं, इन चीज़ों से नए इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद कोई बंदा ये ना कहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो जाबिर फारूक साहब, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं UK के PTI की तरफ से। एक सवाल है, यहाँ पे एक नौजवान है शियान अली, वो काफ़ी एफर्ट कर रहा है करप्शन के अगेंस्ट ये वो। तो आप लोगों की जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पे PTI के जो आपके करता धरता हैं, उनकी कोई उसके साथ कोऑर्डिनेशन या वो सपोर्ट नहीं नज़र, इसकी क्या वजह, पॉलिसी नहीं है या क्या है? देखें, ये तो नहीं है कि पॉलिसी नहीं है। हम उसका जो भी उनका एक था कि बिल पास होना चाहिए था, उसका जो काफ़ी टाइम से उस स्ट्रगल कर रहा है, हमने भी पूरी कोशिश की है। लेकिन ये चीज़ें कोई ऐसी हैं कि ऑनलाइन जो मैंने नोटिस किया है कि शायद किधर से कंट्रोल हो रही हैं, हमने काफ़ी इसको पुशअप करने की कोशिश की है। तो आप जो पटिशन उन्होंने की है, आपके लोगों ने उसको साइन किया है? बिल्कुल किया है, और इवन काफ़ी हद तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक जितना मुमकिन हो सकता है हमने सपोर्ट किया है। तो अभी 28 तारीख को उनका एक प्रोटेस्ट आ रहा है अगेन, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बात कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी? बिल्कुल होगी, अल्लाह के फजल से। हमारी पार्टी पूरे UK में है, हर रीजन में हमारे लोग हैं। जिस रीजन में भी कोई इवेंट प्रोटेस्ट होता है, हमारी टीम पहुंचती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी सिस्टर, आपने आज न्यूज़ सुन ली होगी कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वोट का हक मिल गया है, और दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर वोटिंग का वो भी बिल पास हो गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत अरसे से दुआ गो थी कि हमें ये राइट मिलना चाहिए बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो मैं ये कहूँगी कि दुश्मन बहुत चालें चल रहा है, लेकिन जो अल्लाह का प्लान है, अल्लाह ने उनको नाकाम किया और हमें कामयाबी अता की। अल्लाह का बहुत शुक्र है। नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मुल्क के लिए जीते हैं, मुल्क के लिए मरते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान में अगर कोई खुदा की तरफ से कोई अगर इम्तिहान आ जाता, आफत आ जाती है, उसमें हम मदद करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो फिर आप क्यों समझते हैं कि अपोजिशन क्यों नहीं चाहती थी कि हमें वोट का हक मिले? अपोजिशन का मसला ये है कि अपोजिशन ये समझती थी कि चूँकि उनका यहाँ पे इतना वोट बैंक नहीं है उनका यहाँ पर। मेन चीज़ तो उनको ये थी कि शायद हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे अगर उनको राइट्स मिल गए ओवरसीज़ को। तो जी, मैं भी आपके पास आया हूँ, मैं कभी पहले आपको जानता हूँ? नहीं। तो मैं इसी तरह रैंडमली लोगों को मिल रहा हूँ। अगर मुझे कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का मिल जाएगा, वो अपना ओपिनियन देना चाहता है, मैं बड़े दिल से उनका ओपिनियन भी लूँगा। जी जी जी। तो अब अगर उनके यहाँ पे सपोर्टर्स नहीं हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोगों को उनका हक ना
मिले। बिल्कुल, उनके सपोर्टर्स इसलिए नहीं हैं, उनके सपोर्टर्स इसलिए नहीं हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, वो ज़्यादा समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी किस चीज़ में है। उनको पता है कि कौन सा बंदा डिज़र्व करता है कि उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चलते चलते एक और सवाल है कि वहाँ पे पाकिस्तान चूँकि लाजमी बात है एक गरीब मुल्क है, वहाँ पर महंगाई का एक तूफ़ान है जो तो कोविड के बाद हुआ है, वो तो अपनी जगह, उससे पहले भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो नहीं सकी। थी, उसमें बिल्कुल। उसमें पीटीआई की जो गवर्नमेंट की भी नाअहलियाँ हैं, उसमें नाकामियाँ हैं, लेकिन 30 साल की पुरानी महंगाई भी है। आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है। मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाई को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जितनी मुश्किल लाइफ यहाँ पर जो बंदा, जो लो इनकम के लोग जिस तरह से वो यहाँ गुजारा कर रहे हैं इस टाइम पर, प्राइसेस फ्रॉम फ्यूल से लेकर तमाम आपके यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इवन कि फूड, हर चीज़, हाउसिंग, रेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आई मीन बहुत डिफिकल्ट है सिचुएशन। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी ये है कि पाकिस्तान जैसा मसला नहीं है। यहाँ जो बहुत ही मिडिल क्लास से लो क्लास है, उनको कम से कम थोड़ी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट से, जो एक फ्लाई ये है मसला, मिल जाती है। पाकिस्तान में ये मुश्किलात लोगों की ज़्यादा है। आई नो, लेकिन फिर भी यहाँ की लिविंग एक्सपेंसेस, अगर मैं आपको एक कंपैरिजन करके हम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि फिर भी पाकिस्तान में, क्योंकि रेंट यहाँ पर आपका 75% आपका रेंट में निकल जाता है, इवन कि आपको गवर्नमेंट आप क्या कहना चाहती हैं, ज़रा आप भी अपने व्यूज़ दे दें। आप कैसा समझती हैं कि आपसे एक और सवाल है कि एक बिल जो था औरतों की हिफाजत के लिए, उसके ऊपर अपोजिशन ने भी बड़ा जो है वो यानी कि साथ ना देने की कोशिश की है, सारा कुछ है। और दूसरा ये जो बिल पास हुआ ओवरसीज़ का, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, हम तो बहुत प्राउड ऑफ हुए हैं कि हमारे पाकिस्तानियों को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी आगे जाने चाहिए। क्योंकि जो ये हैं, ये हमारी उतनी सपोर्ट तो नहीं करते जितने हमारे पाकिस्तानी आगे जाएंगे तो वो सपोर्ट करेंगे। आप दायरे गैर में हैं, ये मुल्क हमारा नहीं है, हम रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी सी बात के ऊपर पाकिस्तानी होने का एहसास दिला दिया जाता है। क्योंकि देखें, हम रह रहे हैं, हम क्योंकि यहाँ के ब्रिटिश नेशनल हैं, हम इनके साथ भी हैं, लेकिन हमें थोड़ी खुशी होती है कि हमारा अपना मुल्क है, उसके लिए कोई आगे जा रहा है, तो उसके लिए भी हम खुश हैं। बहुत मेहरबानी सिस्टर, थैंक यू। जी सर, ये थोड़ा सा आपसे पहले तो आज जो बिल पास हुआ है वो एक अच्छा बिल है, और दो मेजर पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और नवाज शरीफ। तो ये जो हैं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू नवाज शरीफ की जो पर्सनल है उस नुक्ते नज़र को लेकर चलती हैं, अवाम के नुक्ते नज़र को लेकर नहीं चल रहे। यही हाल पीपल पार्टी का। अब आप देख लें गंदम का बहरान, ये आर्टिफिशियल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। जब गंदम पैदा हो रही होती है, ये गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहे होते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि हमें सब्सिडी दो गंदम में भी और शुगर में। इस तरह के बहुत सारे इशू हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और आज मखसूस हम ये कह रहे हैं कि आप खुश हैं कि आपको वोट का राइट मिल गया है, और जो वहाँ पे वोटिंग होगी वो फेयर होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बिल भी पास हो गया है। और इलेक्शन कमीशन को अब क्या करना चाहिए? देखें, इलेक्शन कमीशन यहाँ एक अब्यूज़ कर रहा है इलेक्शन कमीशन के। वो कहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड पावर है। इलेक्शन कमीशन को पावर उस वक्त मिलती है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, उसके बाद उसको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो बिल आया है उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर दो हमें जो वोट का हक दिया गया है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम ये चाहते हैं, हम ड्यूल नेशनल हैं, हम पाकिस्तान के शहरी भी हैं, यूके के शहरी भी। हमारी मखसूस नशिस्तें पार्लियामेंट में होनी चाहिए, असम्बली में होनी चाहिए और अपर हाउस में होनी चाहिए। बड़े अच्छी एडवाइस ये, क्योंकि देखें, जब तक वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है पॉलिटिक्स का, वहाँ कोई पॉलिटिक्स सिस्टम पढ़ाता है, पॉलिटिशियन जो है वो खुद सकते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी नहीं है, ना उनको पॉलिसी बनाने का पता है, ना प्रोसीजर बताने का पता है, ना सिस्टम बताने। जी बहुत शुक्रिया आपका नाम? जी मेरा नाम रियाज रब्बानी। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और आपके व्यूज़ जो हैं वो पाकिस्तानियों तक ज़रूर जाएंगे। थैंक यू जी। बहुत अच्छा काम किया जो बैरून मुल्क जो है ना आदमियों को वोट का हक दिया है। जी आप पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान से हैं। कश्मीर से, पाकिस्तान से। अच्छा, तो आपको ये जो वोटिंग का हक मिला है, और दूसरा जो EVM मशीन के साथ वोटिंग होगी, जो कि बहुत देर से इमरान खान साहब का ख्वाब था और ये भी था,
तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत अच्छा काम है जो इसमें जो है ना धोखा नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता। जो इलेक्शन है ना सही फेयर होंगे। और जो इमरान खान ने जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत नेक आदमी और ईमानदार आदमी है। और जो वोटिंग का जो हक मिला है ये हमें मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। और कुछ बिल ऐसे हैं जैसे औरतों की हिफाजत के लिए था, उसके ऊपर भी अपोजिशन ने जो है सियासत करने की कोशिश की, पास ना होने में उसमें टांग अड़ाई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? औरतों के लिए जो कानून है ना वो पास होना चाहिए, जो है ना सही कानून होना चाहिए। जो आदमी जो है ना क्राइमिनल है, बुरा काम करता है, उसके लिए जो है ना सज़ा जो उसको मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसके लिए ज़रूर, जो है ना। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओके जी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जाहिद भट्ट। जाहिद साहब, जो आज असेंबली में बिल पास हो गया है, आपको ओवरसीज़ को वोट डालने का हक मिल गया है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम हमें पता चला है कि कौन हमारे हक में है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के और किसने हमारी मुखालफत की है। जी इंशाल्लाह अब जब वोट होंगे तो देखेंगे कि जो लोग पहले वोट नहीं डालते थे वो भी अब वोट डालेंगे, क्योंकि इन लोग। आप कितने अरसे से हैं इस मुल्क में? सर मैं यहाँ पे 15-16 साल से हूँ। तो इससे पहले आप वोट किसको देते थे, किसकी तरफ था? सर वोट मुझे कभी चांस ही नहीं दिया इन्होंने। नहीं, लेकिन वैसे आपकी फिलिएशन शुरू से पाकिस्तान से किसके साथ थी? यानी कि सर टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन इमरान खान जो है तो वो चॉइस जो है या हम लोग जो सपोर्ट करते हैं या फंड्स वगैरह देते हैं वो इमरान खान का है। तो अभी इसका मतलब है कि आप वोट पीटीआई को डालेंगे? यस ऑफ कोर्स डालेंगे, व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद महमूद है। जी अमजद साहब, आज जो बिल पास हुआ है, 2-3 बिल पास हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो सकती है और उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक मिल गया वोट डालने का, बिल पास हो गया, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? तो मेरे ख्याल में ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक दिया गया है बहुत ऐसे इक़दाम है। ये खान साहब का मैं समझूंगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छी काविश की है। जिस तरह बाकी मुल्क को वो लीड कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया। इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो हो रहा है ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब वो मैनुअली वोट काउंट करते थे वहाँ पर बहुत से फ्रॉड होते थे। अब ये जो तरीका वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा होगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि वोटिंग में गिनती करते वक्त कोई इस तरह का। दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून थी या पीपल्स पार्टी थी, उनकी मुखालफत की क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में यही है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है जहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन पर उनका होल्ड होता है वो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करवाते भी हैं और रिज़ल्ट में भी हेरा फेरी वो करते हैं। तो ये इस वजह से वो मुखालफत कर रहे हैं कि ये जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन का इस्तेमाल ना किया जाए। दूसरा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट क्यों नहीं वो डालने देने चाह रहे थे, उसकी मुखालफत क्यों कर रहे थे? ये मेरी समझ से बालातर है कि वो क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आप जानते मेरे ख्याल में इर्द गिर्द यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वोटर भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी होंगे। ज़ाहिर है हर जमात के जो है ना अपने अपने वोटर्स सपोर्टर्स हैं यहाँ ओवरसीज़ में। बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो यही समझते हैं कि ओवरसीज़ जो हैं वो ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो इसका मुखालफत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब। जी क्या नाम है जनाब आपका? ज़हीर नाम है सर। जी ज़हीर साहब, आप क्या कहते हैं जो पाकिस्तान की असम्बली ने आज बिल पास किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है और साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ होगी वोटिंग के अंदर, तो आपका क्या व्यू है? अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा ये काम किया है इन्होंने और होना भी चाहिए। और हम तो इमरान खान को लाइक करते हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी दुआ नहीं सर, पहले नवाज़ शरीफ के थे, अब इमरान खान के हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को क्यों छोड़ा फिर आपने? देखें जी, शुरू से सदियों से आ रहा है, इमरान खान थोड़ी चेंजिंग होगी, थोड़ा बेहतर होगा। अभी तो मुश्किल में है, लेकिन आस्ता आस्ता कोई भी काम है एकदम से नहीं होता, मुश्किल। और इतनी महंगाई जो मुल्क में हो गई है और उनसे कंट्रोल नहीं हो रही चीज़ें, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी सर, वो तो टाइम के साथ साथ कवर हो जाएंगी। ये तो फर्स्ट टाइम है ना यहाँ पे महंगाई हुई है यहाँ पे, लेकिन ये हमारे मुल्कों से बहुत ये कंट्री जो है ना आगे जा रही है, बेहतर है वेलफेयर चलता है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो बाइंग करते हैं उसमें फ़र्क आया? जी, उसमें काफ़ी फ़र्क आया जी।
तो इंशाल्लाह जी सही। थैंक यू। थैंक यू। जी अज़हर साहब, आपने देखा मैंने लोगों के साथ बात की, मुख्तलिफ़ जो ख़वातीन और हज़रात से उनसे बात की, और यकीन करें कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे PTI के अलावा मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के कोई लोग मिल जाएं। लाजमी बात है उनकी यहाँ प्रेजेंटेशन है, लेकिन जो लोग सड़कों पे थे या जो भी लोग मुझे मिल सके उसमें कोई ऐसे वोटर्स या ऐसे लोग नहीं मिल सके। यकीनन अगर वो लोग भी होते तो वोटिंग का हक़ मिलने पर वो भी खुश होते, क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला है, ये PTI मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। हम लोग यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते तिल तिल अपने मुल्क के लिए सोचते और मरते हैं, और ये राइट हमें मिलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है, PTI की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मोहब्बत है या उनको ये राइट डलवाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की है, आगे देखें क्या होता है। अभी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह बिहेव करता है, फिर ये चीज़ें अभी शायद कोर्ट में चैलेंज होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कम अज़ कम देर आए दुरुस्त आए। इमरान खान साहब ने ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो तोहफ़ा दिया है इसके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। मुझे अब लंदन से आप इजाज़त दें, और मैं चाह रहा था कि ये प्रोग्राम ज़रा डिफरेंट तरीके से हो, ताकि मैं हमेशा से जो है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं कि बाहर जाकर और स्टोरीज़ को डिग आउट करना और फील्ड में रह के काम करने को पसंद करता हूँ। तो मेरा ये आइडिया शायद लोगों को पसंद आए कि आप ऑफ़िस में बैठ के या कमरे में बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको देखने के लिए उनमें जाना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने अब जो चॉइस साहब की ओवरसीज़ EVM के हवाले से, ओवरसीज़ की वोटिंग के हवाले से आपने गुफ्तगू सुन ली। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कौम का इस पे प्रोग्राम मैं पहले कर चुका था, लेकिन ये पोर्शन में मैं बताना चाहता था कि आवाम की राय क्या है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की क्या राय है, और उनकी सारों की राय सुननी। आप भी कोई बात करना चाहें ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रोग्राम में राय ज़रूर शामिल कर लूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।